हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का एक नई क्लास में मोस्ट वेलकम। यह है अपना हिंदी साहित्य का फर्स्ट चैप्टर जयशंकर प्रसाद साहब इनके द्वारा लिखी हुई दो रचना है। एक है देवसेना का गीत और दूसरा है कार्नेलिया का गीत। तो इस अध्याय में आज की इस क्लास में हम इन दोनों कविताओं से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, MCQs हैं, बहुविकल्पात्मक प्रश्न हम करने जा रहे हैं। इसका पहला भाग जिसमें हम 10 प्रश्न कर चुके हैं और 11वें प्रश्न से आज शुरुआत करेंगे। मैं एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करूंगा, आपको समझाऊंगा। और ध्यान रखना, अगर आपने ढंग से इसे समझ लिया तो आपकी परीक्षा में, अगर आपको कविता समझनी है तो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें हमने अच्छी तरह से समझा रखी है। आगे भी हम इसे समझाएंगे और इसकी जो MCQs हैं इसके वो एक्सप्लेन करेंगे, प्रश्न उत्तर भी समझेंगे। एक एक चीज़ को ध्यान से समझिएगा तो आपको पूरी पोइम भी समझ में आ जाएगी। लिखा हुआ है कि लघु सूरधनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। कार्नेलिया जब भारत के प्राकृतिक सौंदर्य, भारत के गौरवशाली इतिहास पर एक दृष्टिपात करती है तो भारत की महिमा का गुणगान करते हुए ये पंक्ति बोलती है। कार्नेलिया कहती है कि लघु सूरधनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे से क्या तात्पर्य है? बच्चों, आपको इसका अर्थ क्या है ये बताना है, इसका तात्पर्य क्या है, इन पंक्तियों के माध्यम से कार्नेलिया क्या बताना चाहती है। तो पहला ऑप्शन है, पहले एक बार ऑप्शन पढ़ेंगे, फिर इसमें से राइट आंसर कौन से आपको बताना है। आप कमेंट बॉक्स में अपना राइट आंसर बता दीजिएगा। तो पहला ऑप्शन है कि आकाश में पक्षी पंख फैला करके नृत्य कर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन है आकाश में इंद्रधनुष उभर आया है। तीसरा ऑप्शन है आकाश में समीर, समीर का मतलब होता है बच्चों हवा, मंद मंद बह रही है। और आकाश में चौथा ऑप्शन है आकाश में पक्षी पंख फैलाकर हवा के सहारे उड़ रहे हैं। तो बच्चों करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन 4 कि पक्षी जो है वो पक्षी आकाश में अपने छोटे छोटे पंख, और पंख भी कैसे हैं? सूरधनु से। सूरधनु से का मतलब होता है इंद्रधनुष के समान, है ना। सूरधनु यानी इंद्रधनुष के समान पंख जो है कैसे? रंग बिरंगे। इंद्रधनुष के समान क्यों कहा है? क्योंकि जैसे तरीके से इंद्रधनुष रंग बिरंगा होता है, 7 रंग उसमें होते हैं, उसी तरीके से इन पक्षियों के छोटे छोटे पंख, अलग अलग रंग के, अलग अलग कलर के पंख जो है वो फैला करके वो हवा के सहारे सारे। और हवा भी कौन सी है? मलयगिरी पर्वत से आने वाली हवा बच्चों, है ना। शीतल मलय समीर, मलय समीर का मतलब होता है मलयगिरी पर्वत से आने वाली हवा। तो उस हवा के सहारे सहारे ये पक्षी भी उड़ते हुए भारत की दिशा, भारत की तरफ जा रहे हैं, अपने घर को लौट रहे हैं, अपने घर की तरफ जा रहे हैं। बच्चों ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वहां पर एक एक पंक्ति से या एक एक शब्द से प्रश्न बनाया जा सकता है, इसीलिए आप ध्यान से समझिएगा हर चीज को। चलिए, राइट आंसर है इसका ऑप्शन 4, आकाश में पक्षी पंख फैलाकर हवा के सहारे उड़ रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, रजनी का पर्यायवाची नहीं है। देखिए अपनी जो कविता है कार्नेलिया का गीत, उसमें एक पंक्ति है, अंतिम पंक्ति, जहां पे लिखा है कि रजनी भर मतलब रात भर। तो रात भर जग करके, जैसे तारे जो है ना, तारों की बात वहां पे हो रही है कि रात भर तारे भी जग करके अब जैसे सुस्ताने लगे हैं। तो यहाँ पे ये बताना है बच्चों, रजनी का मतलब होता है रात्रि, तो इस रजनी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो देखो ऑप्शन 1 है निशा, निशा भी रात्रि का पर्यायवाची शब्द है। रात्रि ये भी रजनी का पर्यायवाची है। उषा, उषा जो है वो इसका पर्यायवाची नहीं है। और रात भी रात्रि का पर्यायवाची शब्द है। तो सही जवाब है बच्चों ऑप्शन 3। मैं आशा करता हूँ आपको पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आ रहा होगा। जो भी प्रश्न हम कर रहे हैं वो निश्चित रूप से आपको समझ में आ रहे होंगे। बच्चों आपके 100% ये ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन हैं इसी में से परीक्षा में प्रश्न आएंगे। और अगर सेम टू सेम नहीं आते हैं तो जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं इन चीजों पे ध्यान देना, ताकि अगर कोई दूसरा प्रश्न भी पूछा जाए तो आप उसका आंसर निश्चित रूप से राइट करके आएंगे। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न बच्चों लिखा है कि सूरधनु से में कौन सा अलंकार है? अब यहाँ पे देखो, हमने देखा था सूरधनु का अर्थ क्या है, मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया था कि इंद्रधनुष, सूरधनु का अर्थ होता है इंद्रधनुष, और से का मतलब होता है समान। तो बच्चों जहाँ पे से यानी समानता जहाँ पे दर्शाई जाती है, जहाँ पे किसी चीज़ की तुलना के जब करते हैं और वहाँ पे जब उसकी समानता दिखाते हैं तो बच्चों वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। उपमा दी जाती है तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। इसीलिए सा से जिस किसी शब्द के साथ अगर लगे हुए हैं तो ध्यान देना वहाँ पे हमेशा उपमा अलंकार होता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ये बाकी अलंकार कौन से हैं, रूपक का मतलब क्या होता है, उत्प्रेक्षक क्या होता है, अनुप्रास क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम अलंकार वाले भाग में पढ़ेंगे। हमने पहले से भी ये सारे टॉपिक आपको कवर करवा रखे हैं, हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, प्लेलिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा और हमारे ऐप का भी लिंक मिल जाएगा। हमारे ऐप में हमने कंप्लीट कोर्सेज भी आपके लिए बना के रखे हैं बच्चों, हिंदी कंपलसरी, हिंदी साहित्य, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट्स के आपको कंप्लीट कोर्सेज मिल जाएंगे, क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, वहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगी, सब कुछ आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 14वां प्रश्न है बच्चों, लिखा है कि हेम कुंभ ले उषा सवेरे। मैंने कोशिश की है बच्चों, एक एक पंक्ति से प्रश्न बनाने की कोशिश करी है। अगर आपने कविता ढंग से नहीं पढ़ी हो या अगर आपको कविता समझ में नहीं आई है तो आप ये जितने भी प्रश्न मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ वो सारे प्रश्न कर लीजिए, अटेंड कर लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। मैं यहाँ पे एक एक पंक्ति आपको समझाते जा रहा हूँ। तो यहाँ पे बच्चों लिखा हुआ है कि हेम कुंभ ले उषा सवेरे। अब उषा जो है ये क्या लेके जा रही है, हेम कुंभ, और कब जा रही है लेके, सवेरे, मतलब सुबह सुबह का समय है। उषा जो है, क्योंकि सुबह के सूर्योदय का जो समय होता है, सूर्योदय से पहले का समय जो होता है, अब उस समय का वर्णन कवि यहाँ पे कर रहा है। क्या कर रहा है कि जब रात्रि समाप्त होती है, सूर्य धीरे धीरे आकाश की ओर ऊपर उठना शुरू होता है, ऊपर बढ़ना शुरू होता है। तो इसीलिए कवि ने यहाँ पे इस सूरज को, कुंभ का मतलब होता है बच्चों घड़ा, और हेम का मतलब होता है स्वर्ण, सोना, या सोना। तो अब यहाँ पे चूंकि सूरज का जो कलर होता है सुबह सुबह वो पीलापन लिए हुए होता है ना, कुछ लालिमा कुछ पीलापन लिए हुए होती है, सोने के समान, स्वर्ण के समान हमें दिखाई देता है। तो इसीलिए कवि यहाँ पे उस सूरज को तो घड़ा मान रहा है, और घड़ा भी कैसा है, सोने का घड़ा, और उस सोने के घड़े को एक सुंदरी यानी उषा रूपी सुंदरी जो है वो लेकर के निकली है। तो यहाँ पे अलंकार कौन सा है, तो बच्चों एक बार फिर से हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण अलंकार वहां पे होता है बच्चों जहां पे अमूर्त चीजों में मूर्त भाव, जहां पे अमूर्त चीजों में मानवीय भावों का आरोपण किया जाता है। जैसे उषा जो है ये अमूर्त है, लेकिन इस उषा को एक युवती के रूप में दिखाया गया है, इसमें मानवीय भावों का आरोपण किया गया है, इसीलिए इसमें मानवीकरण अलंकार यानी मनुष्य की तरह काम करते हुए दिखाया है, मनुष्य की तरह उसे क्रिया करते हुए दिखाया गया है। तो वहां पर बच्चों मानवीकरण अलंकार होता है। नेक्स्ट है हमारा 15वां प्रश्न, क्या लिखा है कि समझ नीड़ निज प्यारा। ये जो पक्षी उड़ते हुए जा रहे थे बच्चों उस हवा के सहारे सारे, मलय समीर सहारे, मतलब मलयगिरी पर्वत से आने वाली चंदन से युक्त उस शीतल ठंडी ठंडी हवा के सहारे ये पक्षी अपने छोटे छोटे पंखों को फैला करके जिस दिशा की ओर उड़ते जा रहे हैं, अपना घर समझ करके, अपना घोंसला समझ करके, वो है हमारा प्यारा सा भारतवर्ष। तो कवि यहाँ पे ये कह रहा है कि समझ नीड़ का मतलब होता है घोंसला, निज मैंने अपना, प्यारा मैंने प्यारा सा। तो ये पक्षी भी अपना प्यारा सा घर समझ करके जिस दिशा में उड़ते हुए जा रहे हैं वो हमारा प्यारा सा भारतवर्ष है। बच्चों यहाँ पे पूछा है अलंकार कौन सा है, तो यहाँ पे बच्चों अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार क्यों है, अनुप्रास अलंकार वहाँ होता है बच्चों जहाँ पे किसी वर्ण की आवृत्ति होती है। तो यहाँ पे न वर्ण की आवृत्ति हो रही है ना, नीड और नीज, तो यहाँ पे 2 बार न वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसीलिए यहाँ पे जो है वो अनुप्रास अलंकार है। देखो बच्चों एक जगह शब्द की आवृत्ति होती है और एक जगह वर्ण की आवृत्ति होती है। तो ये जब अलंकार हम पढ़ेंगे वहाँ पे डिटेल में समझेंगे। अनुप्रास अलंकार के भी 5 भेद हैं, ये सारी चीज़ें हम आगे समझते जाएंगे। आप लगातार कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए। बोर्ड एग्जाम्स तक हम आपकी बहुत ही शानदार ढंग से तैयारी करवाएंगे। पिछले कई वर्षों से जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उसमें से बहुत सारे बच्चे तो ऐसे जिन्होंने हिंदी साहित्य, हिंदी कंपलसरी में 100 आउट ऑफ 100 मतलब 100 में से 100 नंबर प्राप्त किए हैं। और बच्चों वो जब 100 में से 100 नंबर प्राप्त कर सकते हैं तो आप भी निश्चित रूप से 100 में से 100 नंबर प्राप्त करेंगे। आप अपने आप पर पूरा भरोसा रखिए, पूरा विश्वास रखिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि कार्नेलिया कौन थी। तो देखिए कार्नेलिया जो है बच्चों, ऑप्शन 1 है कि सिकंदर की पुत्री थी, ऑप्शन 2 है सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की पुत्री थी, सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बहन थी, या फिर सिकंदर की बहन थी। तो बच्चों सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की पुत्री थी कार्नेलिया। नेक्स्ट है कार्नेलिया का गीत प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है। बच्चों हमारे सिलेबस में हमारे जो अध्याय है उसमें प्रसाद साहब के, जयशंकर प्रसाद साहब के 5 नाटकों का
का उल्लेख किया गया है। उसमें से एक है स्कंदगुप्त, दूसरा है चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, राज्यश्री और जो है वो अजातशत्रु। तो ये 5 नाटक हैं, उसमें से एक गीत है कार्नेलिया का गीत, ये उनके चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। तो बच्चों सही आंसर है इसका ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, और जो देवसेना का गीत है बच्चों याद रखना वो स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि उड़ते खग जिस और मोह किए समझ नीड निज प्यारा में कौन सा भाव व्यक्त हुआ है। बच्चों इसमें भाव बताना है, इस पंक्ति के माध्यम से क्या अभिव्यक्त करना चाहता है, क्या समझाना चाहता है, क्या बात जो है वो लोगों के सामने रखना चाहता है। तो ऑप्शन 1 है, भारत में बाहर से आए लोगों को भी पूरा सम्मान मिलता है, भारत में आकर कोई भी घर बना सकता है, पक्षी कहीं भी घर बना सकते हैं, या भारत में पक्षियों को अच्छी तरह से पाला जाता है। देखो पंक्ति का अर्थ तो बच्चों ये है कि उड़ते खग, खग माने पक्षी, पक्षी जिस दिशा में अपना मोह करके उड़ रहे हैं और उस दिशा में इसलिए उड़ रहे हैं क्योंकि वो उसे अपना घर समझते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पक्षी भी भारत की तरफ एक आश्रय, एक आशा के साथ कि हमें वहाँ पे आश्रय मिलेगा आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाहर से जितने भी लोग भारत की इस भूमि पर आते हैं वो एक आशा के साथ आते हैं, उन्हें एक पूर्ण विश्वास होता है कि हमें वहाँ पर सहारा मिलेगा, हमें उस भारत भूमि पर आश्रय मिलेगा। बच्चों आपने देखा होगा कितने ही लोग यहाँ पर भारत भूमि पर आके रहे हैं, मुगल आए यहाँ पे, अंग्रेज आए यहाँ पे, न जाने कितने ही धर्मों के लोग भारत में आए और यहीं के होकर के रह गए, और भारत ने इन सबको आश्रय दिया है, इन सबको सम्मान दिया है, इन सबको शरण अपने यहाँ पे दी है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल, पंक्ति से क्या आशय है। यहाँ पे कार्नेलिया बच्चों भारतीय लोगों की करुणा, दया, उनकी सहानुभूति, उनकी हमदर्दी के बारे में बताते हुए कहती है कि ये लोग किसी दूसरे को दुखी देख करके इन्हें दया आ जाती है, इनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है, ऐसी अश्रुधारा बहती है जिस तरीके से बादलों से बरसात की बूंदें गिरती है। तो यहाँ पे राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन 3 कि यहाँ के लोग, यहाँ के कहाँ के, इस भारत भूमि के लोग जो हैं वो दयालु हैं, करुणा से परिपूर्ण हैं और सहानुभूति की भावनाओं से ओतप्रोत होते हैं, सभी लोगों के प्रति स्नेह का भाव रखते हैं, हमदर्दी रखते हैं, अपने यहाँ पे आश्रय देते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों नेक्स्ट हमारा 20वां और 20वां प्रश्न है कि अनजान क्षितिज को सहारा मिलने से क्या तात्पर्य है। बच्चों अनजान का मतलब होता है जो अपरिचित है, जो पहले किसी स्थान से परिचित नहीं है, और क्षितिज का मतलब एक ऐसी काल्पनिक जगह, एक ऐसी काल्पनिक रेखा जहां पे पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं। तो ये भारत भूमि जो है इसे क्षितिज कहा गया है। ये भारत भूमि जो है एक ऐसी भूमि है जहाँ पर अनजान लोग भी आकर के यहाँ पे सहारा प्राप्त करते हैं, उन्हें आश्रय मिलता है। तो देश विदेश से न जाने कितने ही धर्मों के, न जाने कितने ही लोग इस भारत भूमि पर आकर के आश्रय प्राप्त किए हैं, यहाँ पर आकर के रहे हैं। तो बच्चों राइट आंसर रहेगा कि भारत में अजनबियों को भी आश्रय मिलता है। बच्चों हमने 10 प्रश्न किए हैं, ये छोटे छोटे हमारी क्लासें रहेगी। आने वाली क्लास में हम बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है वो करेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। हमारी सारी क्लासें अलग अलग टॉपिक पर, अलग अलग सब्जेक्ट पर हमारी क्लासें आती है, तो हम क्वेश्चन आंसर्स भी करते हैं सब कुछ। तो आने वाली क्लास में बाकी के क्वेश्चन हम करेंगे। अगर बच्चों आपको ये क्लास पसंद आई हो तो निश्चित रूप से आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने मित्रों के साथ इसे शेयर भी करना है, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पे आपका कोई पैसा नहीं लगता, हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल कराते हैं, और विशेष करके हम केवल 12th क्लास 12वीं क्लास के बच्चों की हेल्प करने के लिए हम यहाँ पे आपको ये सारी पढ़ाते हैं। आप अगर पूरा कोर्स भी बच्चों प्राप्त करना चाहते हो, कंप्लीट कोर्स अगर आप चाहते हो जिसमें आपको पूरी चैप्टर की व्याख्या मिलेगी, प्रश्न उत्तर मिलेंगे, आपको वहाँ पे MCQs भी मिलेंगे, PDF के रूप में नोट्स भी मिलेंगे, आपको ऑनलाइन टेस्ट भी मिलेगा। और बच्चों ये सारी चीज़ें अगर आप प्राप्त करना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक दिया हुआ है, आप उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।